सो हे गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSAB काउंसलिंग 2022 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको CSAB के बारे में 0% नॉलेज है तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि वीडियो के एंड में आपको इस काउंसलिंग के बारे में 100% जानकारी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि CSAB की काउंसलिंग क्या होती है, क्या है ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग, क्यों स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन फीस कितनी पे करनी होती है। जोसा के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना तो कोई चार्ज पे करना पड़ता है, ना ही कोई पार्टिसिपेशन फीस पे करनी पड़ती। लेकिन जब CSAB में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें पार्टिसिपेशन फीस पे करनी होती है। इसके बाद ही हमारे पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। इसके बाद हम चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस लॉक करते हैं। जब चॉइस लॉक हो जाती हैं तो फिर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके अंदर सीट अलॉटमेंट, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड एंड सरेंडर का ऑप्शन होता है, जो कि बिलिंगनेस के अंदर आता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने होते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होती है, यानी पहले तो हमें पार्टिसिपेशन फीस जमा करनी पड़ेगी और जब सीट अलॉटमेंट आ जाएगा तो सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करनी होती है। इसके बाद इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग होती है। तो बहुत से टॉपिक है इस वीडियो के अंदर कवर करने के लिए। कुछ FAQ भी हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा आप सभी के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा A to Z। एंड अगर आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी रैंक इतनी बेहतर नहीं आई कि आपको आपके मन के कॉलेज में एडमिशन मिल पा रहा हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट पोर्टल है वहाँ पे हमारी जो काउंसलिंग सपोर्ट टीम है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक बेहतर ऑप्शन दिलाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और CSAB 2022 के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखते हैं। तो CSAB की जो काउंसलिंग होती है ये एक स्पॉट राउंड यानी स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है। इस काउंसलिंग को सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड कंडक्ट करता है। ये काउंसलिंग जोसा के बाद कंडक्ट की जाती है और इस काउंसलिंग में NIT प्लस सिस्टम के लिए एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है। CSAB के अंदर IIT पार्टिसिपेट नहीं करते। NIT प्लस सिस्टम में NIT, IIIT, GFTI और IIEST सिप्पुर आते हैं। जो सीट NIT प्लस सिस्टम में जोसा काउंसलिंग के बाद वैकेंट रहती हैं उन्हें CSAB काउंसलिंग के थ्रू फिलअप किया जाता है। इस काउंसलिंग में 31 NIT, 26 IIIT, IIEST सिप्पुर और 33 GFTI पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेसिकली जोसा की तरह ही एक एजेंसी है जो NIT प्लस सिस्टम के लिए काउंसलिंग करती है। अब इस काउंसलिंग को लेकर बच्चों के कुछ जनरल डाउट होते हैं जो लगातार हमसे पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उनके मैं डाउट पहले क्लियर कर देता हूं। CSAB काउंसलिंग के अंदर कितने राउंड होते हैं, तो यहाँ पे केवल 2 राउंड में ही काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। कौन कौन से बच्चे CSAB के लिए एलिजिबल हैं, तो अगर आप जोसा 2022 के लिए एलिजिबल हैं, यानी आपने JEE मेन 2022 का एग्ज़ाम दिया है, आपके पास आपकी CRL रैंक है, तो आप CSAB काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, जोसा काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर पाया किसी कारण से, तो क्या वो CSAB में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता है? जी हाँ, आप अगर जोसा में पार्टिसिपेट नहीं भी किए हैं तो डायरेक्ट आप CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपने वहाँ पे चॉइस फिलिंग की, तो क्या आपको CSAB के अंदर फिर से चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत है? क्योंकि जोसा के बाद CSAB होता है। तो जोसा में हमने जो चॉइस फिलिंग कर दी, क्या वही चॉइस फिलिंग हमारी CSAB में भी कंसिडर की जाएंगी या फिर हमें फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी? तो CSAB काउंसलिंग के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, प्रॉपर एंड चॉइस फिलिंग करनी होगी। जोसा के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, जो चॉइस फिलिंग है, वो जोसा तक सीमित रहेगा। CSAB के लिए सेपरेट आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों करनी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को जोसा काउंसलिंग के अंदर NIT प्लस सिस्टम में एडमिशन मिल जाता है तो क्या CSAB में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे उस सीट को छोड़ना पड़ेगा या फिर उसकी वो सीट बनी रहेगी? फॉर एग्जांपल, मुझे NIT भोपाल के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल में एडमिशन मिल जाता है जोसा के अंदर, अब मैं CSAB में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे NIT भोपाल का इलेक्ट्रिकल छोड़ना पड़ेगा या फिर मेरा बना रहेगा? तो CSAB के अंदर हमें इस पार्टिसिपेट करने के लिए NIT भोपाल के इलेक्ट्रिकल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो जोसा के अंदर सीट मिली है वो सीट हमारी फाइनल रिजर्व रहेगी। लेकिन अगर हमने जो चॉइस फिलिंग CSAB के अंदर की है और उसमें से कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर हमारी वो फाइनल सीट हो जाएगी, यानी CSAB में जो सीट अलॉट हुई है वो फाइनल हो जाएगी
और अगर हमें कोई सीट अलॉटमेंट नहीं आता CSAB में तो जोसा वाली जो सीट है वो हमारी बनी रहेगी। इसके बाद अगर हमें IIT में एडमिशन मिला जोसा काउंसलिंग के अंदर तो CSAB में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हमें एडमिशन को कैंसिल करना पड़ेगा? क्योंकि CSAB के अंदर IIT पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपको एडमिशन कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप CSAB में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर वहाँ पे अलॉटमेंट आ जाता है तो फिर आप जो अपना एडमिशन है IIT वाला उसे कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद जो पार्टिसिपेशन फ़ीस लगती है CSAB में तो उस पार्टिसिपेशन फ़ीस का क्या होगा, ये बहुत से बच्चों का डाउट होता है। अगर सीट नहीं मिलती तो फिर पार्टिसिपेशन फ़ीस हमें रिफ़ंड होगी या नहीं होगी, रिफ़ंड होगी तो कितनी रिफ़ंड होगी, कितना अमाउंट कटेगा, और अगर सीट मिल जाती है तो फिर पार्टिसिपेशन फ़ीस का क्या होगा। तो अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं आता है CSAB के अंदर, यानी जो चॉइस फिलिंग की आपने उसमें से कोई सीट नहीं मिली, तो फिर 2000 रुपीज़ पार्टिसिपेशन फ़ीस में आपका कट जाएगा। बाकी का जो अमाउंट है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दी हैं उसी बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर सीट अलॉटमेंट आ जाता है तो जो आपका पार्टिसिपेशन फ़ीस है और जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है दोनों का दोनों जो अमाउंट है वो कॉलेज की फ़ीस में कट जाता है, यानी जो कॉलेज की फ़ीस होती है उसमें ये अमाउंट सेटल हो जाता है। अब बात करते हैं कि CSAB काउंसलिंग जो है वो कब स्टार्ट होगी और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। तो CSAB की जो काउंसलिंग होती है वो जोसा के बाद कंडक्ट की जाती है और जोसा काउंसलिंग जो है वो 11 सितंबर के बाद ही स्टार्ट होगी और लगभग 2 महीने चलती है। यानी आप अगर लेके चलो तो 15 नवंबर के आसपास आपकी जो CSAB की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। तो CSAB में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको CSAB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है csab.nic.in उस पर आपको विजिट करना होगा। उस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको JMain का एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी रैंक। अगर आपको जोसा के अंदर कोई अलॉटमेंट आया है तो वो अलॉटमेंट भी दिखेगा, वो कॉलेज का नाम दिखेगा ब्रांच के साथ, और अगर अलॉटमेंट नहीं आया है तो वहाँ पे नो अलॉटमेंट शो करेगा। इसके बाद आपका सिंपली रजिस्ट्रेशन आपको सिंपल कर देना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी फिलअप करनी होगी। इसी अकाउंट के अंदर आपका रिफंड वगैरह का अगर कोई केस होता है तो अमाउंट वापस आता है, इसीलिए अपने पेरेंट्स का ही यूज़ करिएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स फिलअप कर देंगे, ठीक है, और इसके बाद जब आप पार्टिसिपेशन फ़ीस पे कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये CSAB के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आसान सा रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे जोसा के अंदर 1 क्लिक के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वैसे ही CSAB में भी आप इजीली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो पार्टिसिपेशन फ़ीस होती है वो कितनी पे करनी होती है, इसके लिए डिफरेंट केस होते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो वो केस क्या होते हैं? तो पहला केस ये होता है कि अगर आपने जोसा के अंदर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, ठीक है, या फिर आपने जोसा के अंदर रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिली, आपको जोसा के अंदर सीट अलॉटमेंट तो आया लेकिन आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं की, या फिर आपने जोसा काउंसलिंग से एग्जिट का ऑप्शन चूज कर लिया, यानी काउंसलिंग से एग्जिट कर दें, या फिर आपका जो जोसा के अंदर सीट अलॉटमेंट आया है वो IIT के अंदर है, तो फिर आप अगर जनरल EWS या OBC से हैं तो आपको पार्टिसिपेशन फीस 37,000 पे करना होगा। SC ST और PWD वाले बच्चों को 17,000 पे करना होगा। इसके बाद जो सेकेंड केस होता है वो ये कहता है कि अगर आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर सीट मिला एंड आपने पार्शियल एडमिशन फीस वगैरह सबमिट कर दी। जब जोसा काउंसलिंग का लास्ट राउंड होता है तो लास्ट राउंड के बाद पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी होती है, जो कि जनरल EWS और OBC के लिए 40,000 होती है और SC ST और PWD वाले बच्चों को 20,000 पे करना होता है। तो अगर आपने जोसा काउंसलिंग के अंदर सीट मिली और उस सीट को आपने एक्सेप्ट किया और फिर आपने पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा की तो फिर आपको CSAB में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ 2,000 पे करना होगा सभी कैटेगरी वाले बच्चों को। इसके बाद अगर आपको जोसा के अंदर सीट मिली और आपने सीट को विड्रॉ कर दिया तो सीट विड्रॉ करने से पहले आपने जो रिपोर्टिंग वगैरह है वो काम कंप्लीट किया होगा, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो आपने पे की होगी, ठीक है, 35,000 और 15,000 अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको सिर्फ 2,000 ही पे करना होगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका सीट अलॉटमेंट आया जोसा के अंदर लेकिन वो कैंसिल हो गया, पार्शियल एडमिशन फीस उसने नहीं सबमिट की। पार्शियल एडमिशन फीस हर एक बच्चे को सबमिट करना कंपलसरी है। अगर जोसा के अंदर सीट अलॉटमेंट आया है तो आपको पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी पड़ेगी उस सीट को सिक्योर करने के लिए। तो अगर पार्शियल एडमिशन फीस आपने जमा नहीं किया, ठीक है, तो आपकी सीट जो हो तो कैंसिल हो गई, ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ 2,000 ही पे करना होगा। तो ये डिफरेंट केस हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको जो फीस है वो पे करनी होगी। होपफुली सारे केस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यानी अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी से हो
और आप CSAB और जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको जो टोटल फीस पे करनी होगी सब कुछ मिला के वो 77,000 है, जिसमें 2,000 आपका CSAB का प्रोसेसिंग चार्ज कटेगा। बाकी का जो 75,000 है वो आपके कॉलेज में सेटल हो जाएगा, कॉलेज की फीस में सेटल हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये पे करनी होगी। कुछ बच्चों को पहले पे कर देना होता है, कुछ बच्चों को बाद में करना होगा, लेकिन पे सबको करना होगा, ठीक है। और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हो तो फिर आपको जो टोटल पे करना है वो 37,000 है, जिसमें 2,000 आपका कट जाएगा CSAB की प्रोसेसिंग फीस और 35,000 आपके कॉलेज में सेटल हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट आ रहा है उन सबको ये अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चों को पहले तो कुछ बच्चों को बाद में, लेकिन पे सबको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि CSAB 2022 के लिए आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का अंदाज़ा होना चाहिए, जिसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने CSAB के लिए जो कट ऑफ लिस्ट है वो दे दी है। वहाँ से जाकर आप सभी कॉलेजेस के कट ऑफ चेक कर सकते हैं। आपको प्रॉपर पेन पेपर में अपनी चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस बनाना है। आपको पहले कॉलेज के बारे में रिसर्च कर लेनी है, ब्रांच के बारे में रिसर्च कर लेनी है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि कई बार बच्चे गलत कॉलेज में फंस जाते हैं, ठीक है, जानकारी की कमी के कारण। तो आपको पहले प्रॉपर रिसर्च कर लेनी है, इसके बाद ही अपना चॉइस फिलिंग सीक्वेंस प्रिपेयर करना है। कम से कम 3 साल के डेटा को एनालाइज करिए और इसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग को सीक्वेंस बनाइए, ठीक है ना। और आपको अपना जो सीक्वेंस है वो जिस कॉलेज ऑर्डर में आपको कॉलेज चाहिए उसी ऑर्डर में बनाना है। फॉर एग्जांपल मुझे NIT इलाहाबाद का CS चाहिए तो मैंने NIT इलाहाबाद का CS डाल दिया, इसके बाद फिर NIT नागपुर का CS डाल दिया, फिर NIT जयपुर का CS डाल दिया, फिर NIT भोपाल का CS डाल दिया, फिर IIIT इलाहाबाद का IT डाल दिया। तो जिस सीक्वेंस में आपको कॉलेज चाहिए उसी सीक्वेंस में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ध्यान से पहले आप डेटा को एनालाइज करिए, कट ऑफ देखिए, इसके बाद चॉइस फिलिंग करिए। जब आप चॉइस फिलिंग कर दिए, ठीक है, तो फिर आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है और इसमें सबसे पहले सीट अलॉटमेंट होता है। अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वेट करना है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। जब तक सीट अलॉटमेंट नहीं आता तब तक आपको ना तो जोसा काउंसलिंग में ना CSAB काउंसलिंग में कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ वेट करने की जरूरत है। जब सीट अलॉटमेंट आ जाएगा तो आपको पहले सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट डाउनलोड करना है। इसके बाद फिर आपको बिलिंगनेस सबमिट करनी है, जिसमें आपके पास फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और सरेंडर ऑप्शन होंगे। इसके बाद फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और इसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होगी। अब यहाँ पे जो बिलिंगनेस के ऑप्शन होते हैं फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और सरेंडर के, वो क्या होते हैं। तो फ्रीज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो सीट मुझे मिल गई है मैं उस सीट से 100% सेटिस्फाइड हूँ और अब मुझे अपनी काउंसलिंग को आगे नहीं बढ़ाना, यानी काउंसलिंग के नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। जो सीट मिली है, फॉर एग्जांपल NIT भोपाल का CS मिल गया मुझे, ठीक है, तो वो मेरे फाइनल कर दो। अब मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ, फ्रीज यानी जम जाना, ठीक है। फ्लोट का ऑप्शन ये होता है कि अगर मुझे NIT भोपाल का CS मिला जो CSAB के फर्स्ट राउंड के अंदर, और अभी मैं नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, यानी NIT भोपाल का CS तो मेरा फाइनल कर दो, लेकिन अगर NIT इलाहाबाद का CS या नागपुर का CS जो मैंने ऊपर फिलअप कर रखा है उसमें कोई ऑप्शन बनता है तो मैं उसमें भी एडमिशन लेना चाहूँगा, तो फ्लोट करने से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आपकी जो पहली वाली सीट है वो तो कंफर्म हो जाएगी, आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी कंसीडर कीजिएगा। स्लाइड का मतलब ये होता है कि आपको उसी कॉलेज के अंदर अपनी सीट को अपग्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे NIT इलाहाबाद का EC मिल गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और मुझे अब CS चाहिए इलाहाबाद के अंदर ही नेक्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है, और मैंने ऊपर NIT इलाहाबाद का CS डाल रखा है, तो स्लाइड से मेरी जो सीट है वो सिर्फ उसी कॉलेज के अंदर अपग्रेड हो सकती है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है जो कि होता है सरेंडर का। तो सरेंडर के अंदर आपको 2 और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। तो अगर आप सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन चूज करते हो तो आपको जो राउंड 1 के अंदर CSAB में सीट मिली है, फॉर एग्जांपल मुझे SMVDU के अंदर राउंड 1 में CS मिल गया और अब मेरा मूड ये है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, यानी इस काउंसलिंग से एडमिशन ही नहीं लेना, बस मैंने जो पार्टिसिपेशन फीस है वो मेरी जमा की है वो मेरी वापस हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का। तो SMVDU का जो CS है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा और आपका 5,000 रुपीज़ जो पार्टिसिपेशन फीस है उसमें कट जाएगा। 2,000 तो सबका कटेगा, 5,000 आपका और कट जाएगा, यानी 7,000 आपका टोटल कट जाएगा और बाकी का जो अमाउंट है वो आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड ऑप्शन चूज करने से। और अगर आप सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड चूज करते हो तो इसका मतलब ये है कि जो राउंड 1 की सीट है वो तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए, ठीक है।
और नेक्स्ट राउंड में अगर मुझे कोई सीट अपग्रेड होके मिल जाती है, ठीक है, अपग्रेड होके ही मिलेगी, तो वो मेरी फाइनल सीट होगी, उसमें मैं एडमिशन लूँगा। और अगर नेक्स्ट राउंड में कोई सीट ही नहीं मिलती मान लो अपग्रेड होने के बाद, ठीक है, तो फिर मेरा जो अमाउंट है उसमें से 2000 कटेगा, बाकी का पार्टिसिपेशन फीस रिफंड हो जाएगा। सरेंडर का जो ऑप्शन होता है बेसिकली पार्टिसिपेशन फीस को रिफंड करने के बहुत काम आता है, ठीक है। तो होपफुली आपको बिलिंगनेस के सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। अब आपको जब बिलिंगनेस सबमिट कर देना है, उसके बाद आपके पास आता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का काम। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको क्लास 10th का मार्कशीट लगाना है, क्लास 12th का मार्कशीट लगाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट का पासबुक, ठीक है, या फिर कैंसिल्ड चेक। जो आपको 10th 12th मेडिकल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, ये PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसका मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 500 KB होना चाहिए। और जो बैंक अकाउंट का पासबुक या कैंसिल चेक का फोटो है, ये JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसका जो मिनिमम साइज है वो 10 KB और मैक्सिमम साइज 180 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो जोसा वाला है उसी फॉर्मेट में बनेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी जोसा वाला ही चलेगा, उसका फॉर्मेट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे जमा करने होंगे। जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे, इसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको सीट पहली बार CSEB के अंदर अलॉट हुई है, ठीक है, तो फिर आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है 38,000 पे करना होगा। यानी 37,000 आपको जो पार्टिसिपेशन फीस है वो जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जब सीट अलॉटमेंट आ जाएगा तो 38,000 फिर जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 2,000 बस कटेगा, बाकी का जो आपके कॉलेज में है उसमें सेटल हो जाएगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप SC ST या PWD से हैं तो 18,000 पे करना होगा। और अगर आपने पार्शियल एडमिशन फीस जमा कर रखी है, जोसा में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ था और आप CSEB में आपकी सीट अपग्रेड हो गई, ठीक है, तो फिर आपको कुछ नहीं जमा करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 77,000 जमा कर दिया टोटल मिला के, तो फिर आपको कोई अमाउंट नहीं पे करना है। मैंने पहले ही बताया 77,000 तो जमा करना ही पड़ेगा। जनरल EWS और OBC वालों को 37,000 जमा करना पड़ेगा, SC ST और PWD वाले बच्चों को, ठीक है। किसी को पहले जमा करना पड़ेगा, किसी को बाद में करना पड़ेगा, लेकिन अगर सीट अलॉटमेंट हुई है तो इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी पैसा कहीं जाता नहीं है, आपके कॉलेज में ही चला जाता है, ठीक है। अब ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, सीट कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी जिसमें इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग जो होगी वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है, कॉलेज पे डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज ऑनलाइन करा लेते हैं, कुछ कॉलेज ऑफलाइन कराते हैं, ठीक है। तो आपके टाइम पे हो सकता है कि ऑफलाइन ही आपकी इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग हो, यानी जिस कॉलेज में अलॉटमेंट आया है, जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है, उस कॉलेज में जाके आपको अब काउंसलिंग मतलब जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स की मिनिमम 3 फोटोकॉपी आप करा लीजिएगा। सेफ साइड के लिए आप 4 करा सकते हैं, ठीक है ना। आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से मिलेगा, इनकम सर्टिफिकेट आप अपने पेरेंट्स का, फादर या मदर किसी का भी ले जा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट जो जोसा का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको बनवा के ले जाना है, ठीक है ना। जो आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे जमा किया है वही मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बैंक अकाउंट का पासबुक लेके जाना पड़ेगा, आप अपना या अपने पेरेंट्स किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाने हैं, रिसेंट फोटो होनी चाहिए, ठीक है। इसकी आप मिनिमम 8 कॉपी लेके जाइएगा, वो काम आएंगी आपको, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद फिर वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर होता है, जो कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बाद, ठीक है, तो उसमें आपको एक लेटर आएगा आपके पोर्टल में, तो वो लेटर आपको डाउनलोड करके और उसको लेके जाना पड़ेगा, और अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग। तो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करने के बाद आपका जो फाइनल एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। बहुत जरूरी वीडियो है ये, जरूर शेयर करिएगा।